यह दिसंबर की एक सर्द रात थी जब मैं काम से वापसी पर घर पहुंचा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। दरवाजा बजाने पर मेरी छोटी बहन जरीन ने गेट खोला। मैं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे अम्मा के कमरे से हल्की हल्की सी आवाजें आने लगीं, किसी की दर्द से कराहने की आवाज। मेरे दिमाग ने एकदम से झटका खाया और सोचा कि इस वक्त अम्मा के कमरे में अम्मा ही हो सकती हैं, और कौन हो सकता है। नहीं, अबू को वफात पाए 1.5 साल हो गया था, फिर ये अम्मा किसके साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। अब आता हूँ कहानी की तरफ। मेरा नाम राफे है। जिस वक्त से ये वाकया शुरू करने लगा हूँ, इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। हम टोटल 6 बहन भाई थे, 2 बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है। इससे छोटा एक भाई फहद, फिर एक और छोटी बहन फिर मैं, और सबसे आखिर में जरीन। आलिया सबसे बड़ी बहन, उम्र 28 साल, शादी को 5 साल हो गए, 3 बच्चे। जुनैरा दूसरे नंबर वाली बहन, उम्र 26 साल, शादी को 3 साल हो गए, 2 बच्चे। फहद भाई, उम्र 23 साल, पढ़ाई मुकम्मल कर ली, अब जॉब करते हैं। माहम उम्र 21 साल, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक स्कूल में पढ़ाती भी है। मैं राफे, उम्र 18 साल, कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ, कॉल सेंटर में काम भी करता हूँ, घर वालों का खर्चों का बोझ हल्का करने के लिए। जरीन सबसे छोटी, सबकी लाडली, उम्र 16 साल, मैट्रिक में पढ़ रही है। नाजिया अम्मा, उम्र 46 साल, एक हाउसवाइफ है। मेरे अबू का नाम जुबैर था, उनकी उम्र 50 साल थी। 1.5 साल पहले जून 2002 में एक दिन वो घर पर ही थे कि अचानक बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से कूच कर गए। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे अबू की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब थी और एक बड़ा ओहदा था। इसलिए कराची में सन 80 की दहाई में मेरे अबू ने गुलिस्तान जौहर में एक अच्छा जमीनी घर ले लिया था। हमारे घर में टोटल 5 कमरे थे और 2 पोर्शन थे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे, जबकि नीचे वाले पोर्शन में 2 कमरे थे। बड़ा सा सहन और छोटा सा गार्डन भी था। अबू की अचानक मौत ने हमको झंझोड़ कर रख दिया था। अबू की वफात के बाद इनके इदारे वालों ने मेरे बड़े भाई फहद को घर का बड़ा चश्म और चिराग करार देते हुए उनको अपने इदारे में नौकरी दे दी। मैंने भी मजबूरी में पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा संभालने के लिए नौकरी शुरू कर दी कॉल सेंटर में। इस तरह अब घर का गुजर बिसर होने लगा। हमारा एक और घर गांव रहीम यार खान में था, जो हमारे दादा की विरासत में मिला था। इसका एक पोर्शन हमने किराए पर दे रखा था। इसका माहाना किराया आ जाता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो बाप की। मैं रात को लेटा लेटा सो गया। अगले रोज मेरी आँख खिली, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। कॉलेज में कम ही जाता था, जैसे कि कराची में अक्सरियत गवर्नमेंट कॉलेजों का यही हाल है कि वहाँ रूटीन में बच्चे कम ही आते हैं, शाम को कोचिंग ज्यादा पढ़ते हैं। खैर, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा तो अम्मा आज पहले की निस्बतन अमूमन खिली खिली खुश लग रही थी, जो कि अमूमन ही होता था। लेकिन मैं रात के हुए वाकये की वजह से चूर नजरों से गौर से देख रहा था। अंदर ही अंदर गुस्सा भी था। इतने में फहद भाई भी आ गए नाश्ते की टेबल पर। वो भी नाश्ता करने लगे। मैंने देखा कि जब फहद भाई आए तो अम्मा ने उनको मुस्कुरा कर देखा और फहद भाई के बालों में हाथ फेरा। मुझे अंदर ही अंदर ये बात कर रही थी। मैंने हकीकत को पता चलाने का फैसला लगा लिया था। ऊपर वाले 3 कमरे अम्मा मेरे और फहद भाई के थे, जबकि नीचे वालों में माहम और जरीन सोती थी। आज मैं तरकीबें सोच रहा था। रात को 11 बजे जब छुट्टी मिली तो मैं बाइक निकाल कर घर की तरफ रवाना हुआ। मेरे दिल में इश्तियाक की वजह से धड़कन तेज तर होती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचकर दरवाजा बजाया। मोटरसाइकिल बाहर ही खड़ी की तो जरीन बोली, क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों? मैं इसके सवाल को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अम्मा के कमरे के बाहर पहुंचा। इत्तेफाक से खिड़की थोड़ी सी खिली थी, लेकिन बीच में जाली की वजह से नजर ठीक से नहीं आ रहा था। गुस्से के आलम में तेज तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया।
मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गया। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया। मेरी आंख तब खिली जब अम्मा मुझे जगा रही थी, राफे बेटा उठो, कॉलेज नहीं जाना किया। अम्मा बिस्तर समेट रही थी, मेरे ऊपर से रजाई हटाने लगी और प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखा तो एकदम उन्होंने कहा, राफे बेटा तुम्हें तो बुखार है, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने अम्मा का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, हाथ मत लगाइए मुझे। अम्मा मुझे हैरत ज़दा नजरों से देखने लगी। अम्मा ने कहा, क्या हो गया राफे, ये किस तरह बात कर रहे हो। मैंने कहा, अब के लिए कुछ होगा भी क्यों, आप तो बहुत खुश होंगी ना अबू के मरने के बाद। मेरी ये बात सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गईं। साफ जाहिर था कि वो मेरी बातें सुनकर चौंक गई हैं और कपकपाते हुए नाराजगी से बोली, राफे ये तुम किस तरह बात कर रहे हो, ऐसा किया कर दिया है मैंने कहा, आपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं अम्मा, बस सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। मैंने कहा, अब ये ड्रामा मेरे सामने मत करें, चली जाएं मेरे कमरे से। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं और ना ही मुझे आज के बाद बेटा बुलाएगा। अम्मा ने नजरें उठाकर मुझे देखा और मेरे सामने आकर मेरा चेहरा हाथों में थामा और कहा, राफे बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत मत कर, मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा। मेरा गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। मैंने अम्मा के दोनों हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर से हटाए और कहा, अब क्या सच बताना। बेटा देखे हुए के पीछे अक्सर लोग इसकी वजूहात नहीं जानते, इसलिए ताना देते हैं, तो अब सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ। शायद ये सुनकर तुम्हें अपने सगे रिश्तों पर बहुत गुस्सा आएगा और तुम किसी के साथ भी वफादार ना रह सकोगे, लेकिन हकीकत यही है जो मैं बताने जा रही हूँ। ये आज से 6 साल पुरानी बात है, जब मैंने तुम्हारी बड़ी बहन और अबू को ये काम करते हुए देखा था। मैं ये बात सुनकर हैरत ज़दा नजरों से अम्मा की तरफ देखने लगा। जब तुम महज 11-12 साल के थे, फहद कॉलेज में था, तुम बाकी सब स्कूल में थे। आलिया की यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन चल रहे थे, वो यूनिवर्सिटी कम ही जाती थी, जुनैरा भी यूनिवर्सिटी में गई होती थी, लेकिन ये बात आखिर कभी ना कभी तो पता चली ही थी और इस दिन को भी इत्तेफाक ही समझ लो। मैं पड़ोस में एक फरहीन आंटी के घर गई हुई थी। हमारे घर पर इस दिन सुबह सिर्फ अबू और आलिया थे। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने जो देखा उसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तुम्हारे बाप जुबैर ने बजाय खौफजदा होने के रिवायती मर्दों की तरह अपना रोब व दबदबा जमाने के लिए मेरे बाल पकड़े। जुबैर की आंखों में मैंने गुस्से से देखा। अम्मा की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा रहा था, मेरी भी आंखें थोड़ी नम होने लगी थी। फिर अम्मा चुप हो गई। मैंने फिर इश्तियाक से पूछा, अम्मा फिर क्या हुआ इसके बाद। अम्मा बोली, इस दिन के बाद से मैंने तुम्हारे बाप और आलिया से बातचीत करना छोड़ दिया। अब जल्द से जल्द मैं आलिया की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा बाप जुबैर मानने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हारे बाप जुबैर से नफरत तो बहुत करने लगी थी, लेकिन रिश्तों का ख्याल रखते हुए वक्ती जरूरत के तहत बात करना पड़ती थी। जुबैर मेरे बेहद इसरार के बाद मान गए। चुनांचे 1 साल के अंदर अंदर ही तुम्हारी बहन आलिया का रिश्ता कर दिया गया और शुक्र से आलिया के ससुराल वाले और तुम्हारे बहनोई ज़ैगम बहुत लिबरल और ओपन माइंडेड आदमी साबित हुए। अगर वो तंग नजर दकियानुसी होते तो आलिया और उसका रिश्ता थोड़े अरसे भी नहीं चलना था। चुनांचे आलिया शादी के बाद हर महीने 2 महीने में चक्कर लगाती रही। उन्हीं दिनों की बात है, तुम्हारा बड़ा भाई फहद यूनिवर्सिटी जाने लगा था और पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अम्मा की ये बात सुनकर मैं गौर से इनको देखने लगा। यूं लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मा ने आगे बोलना शुरू किया, फिर जैसे तैसे करके 1.5 साल के अंदर तुम्हारे बाप पर जोर डालकर जुनैरा की शादी भी कर दी गई। अम्मा ये बातें करके चुप हो गई। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था खाली हो चुका है, जैसे कुछ समझ ना आ रहा। अपने सामने बैठी ये रुदात सुनाती अपनी इस माँ पर भी गुस्सा आने लगा। अम्मा मेरी हालत को समझते हुए बोली, राफे बेटा मुझे उम्मीद है तुमको सब समझ में आ गया होगा। मुझे पता है बेटा तुम्हें ये सब सुनकर अब ये गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये सब बातें जो मैंने की हैं इस पर ठंडे दिमाग से सोचना, इसके पीछे की वजूहात के बारे में सोचना अब मैं चलती हूँ।
अम्मा कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चली गईं और मैं बेड पर रजाई लेकर फिर से लेट गया और दिमाग पर जोर नहीं दिया और सो गया। इंसानी जहन भी अजीब है, दिमाग को जो बात बुरी लगे वही सबसे ज्यादा सोचता है। मेरी आंख शाम को खिली तो सुबह का वाकया मेरे दिमाग में गर्दिश हुआ। मेरे जहन की सोचों को अम्मा की बातों ने घेर लिया था। मेरे दिल और दिमाग के लिए यकीन करना खासा मुश्किल था कि मेरे घर में ही मेरे पीठ पीछे इतने धड़ल्ले से ये काम होता रहा और मुझे पता भी नहीं था। अम्मा मुझे समझा बुझाकर कमरे से चली तो गई थी, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं थी कि मैं सब कुछ भूल कर अम्मा की बातों को अपना लूं। बचपन के होने वाले वाकयात, वो बचपन की अम्मा और अबू के दरमियान होने वाली तलखियां, लड़ाइयां, अब मुझे कुछ चीजें समझ आने लगी कि वो क्यों होता था। मैं अपने खानदान के इस बुरे कामों पर इस कदर शर्मसार था कि मैंने सोचा घर से दूर भाग जाऊं। घड़ी पर टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। इतने में अम्मा कमरे में आईं और मुस्कुराते हुए बोले, उठ गया मेरा चांद, ले चाय। अम्मा ने चाय टेबल पर रखी, लेकिन मैं अम्मा के इस रवैये पर इस कदर हैरान और परेशान था और बैक वक्त अंदर से गुस्से में भी था। मैं सोचों में गुम था कि अम्मा ने सर पर हाथ फेरा और बोला, कहाँ गुम हो चला। एक दिन की बात है कि पता चला आलिया बाजी आई हैं ससुराल से। आलिया बाजी का सुनकर पहले मुझे खुशी होती थी, लेकिन इस बार इनके आने की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं। मेरे बहनोई ज़ैगम आलिया बाजी को छोड़कर वापस चले गए। बाजी शायद 1-2 दिन रहने के लिए आए थे। मैंने भी बस वाजिबी सा सलाम किया बाजी को। बाजी मेरे इस रवैये पर थोड़ा हैरान थी। बाजी के 3 बच्चे थे, फरियाल उम्र 4 साल, फरवा उम्र 3 साल और 1 साल का छोटा बेटा वकास था। सुबह मेरी आंख इस वक्त खिली जब 11 बज रहे थे। मुझे अपने दरवाजा खिलने का एहसास हुआ तो कोई शख्स अंदर आया और मेरे पाँव के पास आकर बैठ गया। मैंने रजाई हटाई तो देखा आलिया बाजी थी। मैंने अपना पाँव उनसे साइड किया और गुस्से से घूरते हुए बोला, अब क्यों आए हैं यहाँ मेरे कमरे में? जाई दफा हो जाए, यहाँ से मुझे कोई बात नहीं करनी अब से। आलिया बाजी की आंखें नम थी। वाज़ेह था कि वो रात को बहुत रोई है। वो हकलाते हुए बोले, राफे मेरे भाई बात तो सुन लो। आलिया बाजी मेरे करीब आते हुए बोली, राफे मेरे भाई, एक बार बहन होने के नाते मेरी बात सुन लो। फिर चाहे मुझसे जितनी मर्जी नफरत कर लेना, तुम कहोगे तो मैं इस घर में भी दोबारा नहीं आऊंगी। जब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुई थी तब अबू मुझे गाड़ी में छोड़ने जाते थे। मुझे यूनिवर्सिटी के पहले साल ही अपनी क्लास के एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। अबू ने 2-3 बार मुझे इस लड़के के साथ देखा यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठा हुआ। मैंने बताया कि मेरा क्लास फेलो है। फिर इस लड़के ने मुझे धोखा दिया और मैं घर पर आकर अक्सर रोया करती थी। फिर हुआ यूं कि गर्मियों की छुट्टियों में तुम लोग नाना नानी के घर चले गए। बस में जुनैरा और अबू ही घर पर होते थे। तुम लोग अम्मा के साथ 1 महीने के लिए रहीम यार खान गए थे। मैं अक्सर इस लड़के के बारे में सोच कर रोया करती थी। उन्हीं दिनों अबू ने मुझे रोते हुए एक दिन देख लिया। अबू ने कहा, दफा करो बेटा, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। आलिया बोली, हमारे दादा अबू बहुत खिले ढले आदमी और जमींदार थे। इनकी बहुत सारी जमीनें इनके आबाई गांव पत्तों की में थी। जब हमारी अम्मा और अबू का रिश्ता जड़ रहा था तो अम्मा के खानदान के बहुत से लोगों को इस पर एतराज था कि इनका खानदान अच्छा नहीं, यहाँ रिश्ता मत करो। चूंकि दौर की रिश्तेदारी और जमींदारी थी इसलिए रिश्ता जोड़ दिया गया। आलिया बोली, राफे अब तुम सोच रहे होगे कि हमारा खानदान ठीक नहीं है। इसमें शायद एक हद तक सच्चाई जरूर है। हमारे दादा अपने गांव को छोड़कर 1960 की दहाई में पहले तो मुख्तलिफ शहरों में फिरते रहे और फिर कराची शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने अपना छोटा सा कारोबार किया था और अपने बच्चों की शादियां करने के बाद, ये जायदाद मिलने के बाद अबू ने ये घर लिया था गुलिस्तान जौहर में। और मुझे अबू ने ये भी बताया था कि अबू के अपने बाप यानी दादा के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे। दादा भी अपने खानदान वालों से लड़ भिड़ कर मारे मारे फिरते रहे दूसरे शहर।